एशिया रीजनल फाइनल्स के अगर हम देखें तो 2 दिन कहीं ना कहीं हो गए हैं और उसमें 8 मैचेस कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग शायद सभी टीमों के 2-2 मैचेस भी यहाँ पर हो गए हैं। तो उसके बाद अभी तक टूर्नामेंट का क्या हाल है और टॉप विकेट टेकर्स, टॉप रन गेटर्स कौन से हैं, पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, कौन सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, किनको अभी भी कहीं ना कहीं सेमीफाइनल पहुंचने के लिए कुछ जद्दोजहद करनी बाकी है और क्या क्या चीज़ें अब तक बेहतर रही हैं, क्या क्या चीज़ें कुछ नेगेटिव कंसर्न रही है, नेगेटिव नहीं कहूँगा मैं, कंसर्न रही हैं। ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं कि अब तक टूर्नामेंट में कौन सी टीम कहाँ तक पहुँची और क्या कुछ करने में कामयाब रही है। सबसे पहले डिस्कशन पॉइंट्स टेबल से ही कर लेते हैं। तो पॉइंट्स टेबल की अगर हम ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल की यहाँ बात करें तो यहाँ पर चीज़ें क्लियरली सॉर्ट आउट हो गई है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। जैसे हमने डेलीगेट ने कहीं ना कहीं कहा भी था कि ग्रुप ए जो है वो ज़्यादा इतना कम्पिटिटिव लगता भी नहीं है देखकर इन कंपेयर टू ग्रुप बी। अब वो आपको 2 दिन में कहीं ना कहीं पता चल गया हमें कि ग्रुप बी में अभी भी सेमीफाइनल्स दोनों कंफर्म नहीं है। एक कंफर्म नजर आ रही है यूएई, लेकिन दूसरी कंफर्म अभी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के मैच में ही पूरा का कंफर्म हो गया है। ग्रुप में फिलहाल ओमान टॉप पर है 2 मैचों में 2 जीत और 4 पॉइंट के साथ और नेट रन रेट में थोड़ा सा अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 38 करीब का डेसिमल में 38 करीब का फर्क है नेपाल के साथ। नेपाल भी 2 मैचों में 2 जीत है और 4 पॉइंट से, यानी ओमान वर्सेस नेपाल जो मैच होगा वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि टेबल टॉपर कौन होगा और इस ग्रुप को टॉप कौन करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला ओमान वर्सेस नेपाल, उसकी बात भी आगे जरूर करेंगे। उसके बाद मलेशिया 2 मैचों में 2 खेला और दोनों में उन्हें हार मिली, कुछ खासा परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं और ओमान के खिलाफ तो उनको 155-56 चेस करने थे, वो भी करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे। उसके बाद सिंगापुर, वो 2 मैचों में दोनों मैचों में उन्हें हार मिली और ये दोनों मलेशिया और सिंगापुर रेस से बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ ग्रुप बी की अगर बात करें तो ग्रुप बी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यूएई डेफिनेटली जो नेट रन रेट है यूएई का उससे इतना तो क्लियर पता चल रहा है कि यूएई कहीं ना कहीं अब 99% कन्फर्म ही है, बल्कि आप 100% भी कह सकते हैं। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग तो बना हुआ है देखिए, क्योंकि अगर आप यूएई को एक्सक्लूड कर देंगे तो उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बहरीन अगर कुवैत को हरा देती है तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे और अगर हांगकांग यूएई को हरा देती है तो उनके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे ट्रायंगल जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं वो बना हुआ है। अगर अभी फिलहाल पॉइंट पे गौर करें आप ग्रुप बी के, तो यूएई के 2 मैचेस में 4 पॉइंट है, पूरी पहुँच चुकी है लगभग। अगर हम देखें अगर कुछ मिरेकल ना हो जाए, कुछ बहुत बड़ी जीत दर्ज ना कर ले कोई टीम इन केस। लेकिन उसके बाद हम देखें बहरीन का 2 मैच में 1 जीत है और 2 पॉइंट उनके भी है। हांगकांग के भी 2 मैच में 1 जीत है और 2 पॉइंट है। कुवैत इकलौती ऐसी टीम है जिसका क्रिकेट बहुत ख़राब रहा और 2 मैचेस में दोनों में उन्हें हार मिली है यहाँ पर कुवैत को। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्रुप बी ग्रुप ए के मुकाबले बन जाता है, क्योंकि 2 टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं और कोई ना कोई ज़रूर चाहेगा, या तो हांगकांग चाहेगी कि वो इसको क्लियर करे और सेमीफाइनल में जगह बनाए, या फिर बहरीन चाहेगी कि वो जीत कर वो वहाँ पर अपना 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल के लिए जगह बनाए। तो अभी तक सिर्फ ग्रुप बी में 2 दिन के बाद अभी भी यहाँ पर ऑन है कि आखिर सेमीफाइनल में जाएगा कौन और कौन बाहर निकलेगा। बिल्कुल, अगर हम वैसे देखें यहाँ पर तो अगर आप देखें कि हांगकांग को सिर्फ जीत ही दर्ज नहीं करनी हुई के खिलाफ, ये एक सबसे बड़ी सरहद होगी हांगकांग के लिए, क्योंकि हांगकांग का जो नेट रन रेट है वो बहरीन से भी खराब है, बहरीन से भी खराब। बहरीन का फिर भी प्लस में आ गया है, प्लस 0.164 और हांगकांग का -0.100 है। तो सबसे पहले तो उन्हें इसे अपने प्लस में लेकर आना होगा, फिर बहरीन से बेहतर करना होगा। तो यूएई के खिलाफ हांगकांग को सिर्फ जीत नहीं चाहिए कि आप 1 रन 2 रन से जीत गए, वहां पर आपको एक अच्छी हेल्दी मार्जिन वाला जीत भी चाहिए ताकि आपका नेट रन रेट जो है बहरीन से बेहतर हो सके। और कहीं अगर बहरीन ने कुवैत को बहुत बुरी तरह हरा दिया तो फिर उनका नेट रन रेट और बेहतर हो जाएगा। तो इस लिहाज से यानी हांगकांग जो है वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में नजर आ रहा है इन कंपेयर टू बहरीन, अगर हम लास्ट मैच की बात करें। बाकी देखना होगा क्या कुछ होता है। तो ये हाल है पॉइंट्स टेबल का डिस्कशन का। एंड अब तक जो 8 मैचेस हुए हैं ओवरऑल मिलाकर टॉप रन गेटर्स और टॉप विकेट टेकर्स कौन कौन से हैं अगर हम देखें इस वक्त? बिल्कुल, दोनों एक ही टीम से है और वो है नेपाल की टीम से कुशल भुर्तेल, जिन्होंने 2 मैचेस में 117 रन किए हैं। और हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें तो अविनाश बोहरा, जिन्होंने 2 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं और बहुत अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दोनों ने अब तक किया है। बिल्कुल, खैर ये तो बात हो गई छोटे मोटे डिटेल्स की। अब यहाँ बात करें जो कई सारे मौके ऐसे रहे हैं इस 8 मैचेस में जहाँ पर एक ओपनिंग जो थी, जो टीम हारी वो कहीं ना कहीं मैच में बनी हुई थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो कहीं ना कहीं मैच को उन्होंने गंवाया है। अब देखिए सिंगापुर वर्सेस नेपाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिंगापुर ने जो है अपने पावर जो पहले बैटिंग कर रहे थे उन्हें शुरुआत ठीक ठाक मिली, अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन उसके बाद उसमें कैपिटलाइज नहीं कर पाया। पूरी टीम जो है लड़खड़ाती हुई नजर आई। टीम 145 तक पहुंची जरूर, लेकिन नेपाल के सामने 138
145 का टारगेट आप डिफेंड करने जाएंगे तो उतना काफ़ी होगा नहीं, अनलेस आपकी बॉलिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तो लेकिन वो सिंगापुर के पास है भी नहीं। उसके बाद बहरीन वर्सेस यूएई हुआ, यहाँ पर भी बहरीन के पास एक पकड़ जरूर थी, बहरीन ने उम्मीद थी, क्योंकि बहरीन जो है मेरे ख्याल से 26 रन पर करीब करीब 0 विकेट था जब उन्होंने शुरुआत करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना प्लॉट घुमाया। उसके बाद ओमान वर्सेस मलेशिया, ये भी खराब रहा, जहां पर वीरेंद्रदीप सिंह के पास एक मौका था कि वो इस बात को जिता सकते थे, लेकिन डेफिनेटली उनकी इनिंग जो है वो कहीं भी नहीं बढ़ी, वो इनिंग समझ ही नहीं आई कि आखिर वो इनिंग किसके लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए, अपने लिए, या फिर किस चीज़ के लिए, वहाँ पर एक बड़ी गलती हुई है। उसके बाद हांगकॉन्ग वर्सेस कुवैत, ये तो एक बहुत ही यहाँ पर हांगकॉन्ग ने कहीं ना कहीं एक तरफा यहाँ पर जीत दर्ज जरूर की, कुवैत क्लोज जरूर पहुंचा, 150 रन तक पहुंच गया 166, लेकिन यहाँ पर वो क्लोज की बात नहीं है, ये आईसीसी इवेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ टक्कर वक्कर से काम नहीं चलेगा, आपको हराना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि आप किसी बहुत बड़ी टीम से खेल रहे थे, हमको खुद आजकल बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो यहाँ पर कुवैत से एक चूक हुई। उसके बाद ओमान वर्सेस सिंगापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कल गेम हुआ वहाँ पर सिंगापुर 150 रन तक पहुंचा जरूर, जो उनका हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट में अभी तक, तो चेज वो करने में नाकामयाब जरूर है, लेकिन एक वक्त पे वो भी अच्छे स्कोर पे थे, 72 पर सिर्फ 2 विकेट थे और काफी ओवर्स बचे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं बेपटरी होते हुए नजर आए। बहरीन वर्सेस हांगकांग, यहाँ पर हांगकांग की एक्स्ट्रास उन्हें लेट हो गए, बिल्कुल बहरीन 20 रन से ये मैच जीता, कल की हम बात कर रहे हैं, और 20 ही एक्स्ट्रास दिए, वाइड्स दिए रन के हांगकांग ने, और आप देखिए कि वहां से अगर वो 10-15 रन भी बचाने में कामयाब होते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हमें देखने को मिलता। हांगकांग के पर्सपेक्टिव से हम ये कह रहे हैं आपके सामने। मलेशिया वर्सेस नेपाल, कुछ खास नहीं, बहुत ही एक तरफा गेम गया है शुरू, जी हाँ माफ कीजिएगा, स्कोर उन्होंने अच्छा टांगा 165 रन का, लेकिन एक ही बल्लेबाज के ऊपर वो सैयद अजीज ने हाफ सेंचुरी लगाई, पर स्कोर फिर भी थोड़ा बहुत मैं कहूंगा इतना बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी था अच्छा था। 165 कोई कम स्कोर नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा नहीं है कि 165 आप हर दिन आए दिन चेज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा लड़ा भी नहीं, थोड़ा लड़खड़ाया भी नहीं मैच, बहुत मलेशिया बॉलर्स की बहुत ज्यादा पुअर बॉलिंग नजर आई। बिल्कुल सही कहा, और बैटिंग में भी अगर आप देखें तो सैयद अजीज के अलावा कुछ खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला नहीं, और फर्स्ट पावर प्ले में ही टीम बहुत ज्यादा चढ़ के बैठी थी। जैसे ही 6 ओवर कंप्लीट हुए, 6 ओवर भी नहीं, अविनाश बोरा शायद 6ठे ओवर में आए थे, उन्होंने पहला विकेट जैसे ही लिया, पर उसके बाद कहीं ना कहीं मलेशिया पूरी तरह से बेपटरी होती है नजर आई। उसके बाद कुवैत वर्सेस यूएई, इस मैच में अगर हम बात करें तो कुवैत ने 88 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। क्या बैटिंग कर रहे थे वो वही समझ पाएंगे, 20 ओवर खेलकर भी आप 88 रन खेल लगा पाए, लेकिन यूएई भी उस स्कोर को चेस करते हुए अपनी आधी टीम पवेलियन भेज चुका था, तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन एट द एंड जीत यहाँ पर यूएई को ही मिली है, जिससे उनका नेट रन रेट काफी बेहतर रहा, क्योंकि उन्होंने 15 ओवर में इस गेम को चेस कर लिया। तो अब तक ये हाल रहे, कुछ जगहों पर ओपोनेंट बेहतर कर सकते थे जो हारे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो पकड़ ढीली की और सामने वाली टीम चढ़कर बैठी और वो मैच और पॉइंट दोनों लेकर चले गए। अब एक चीज और है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स यहाँ पर आयन ने आपने निकाला है, अब उसे जरूर समझाने की कोशिश करें। जरूर देखिए, टीम ने अभी तक जो टूर्नामेंट सो फार अभी तक हुआ है, आखिर टीम ने अपने विकेट कितने गंवाए हैं और सामने वाली टीम के कितने विकेट उन्होंने निकाले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि अगर आप 20 विकेट निकाल रहे हैं, 10 विकेट निकाल रहे हैं तो बेहतर है, आप टीमों को ऑल आउट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है आपके बॉलिंग यूनिट के लिए, और बैटिंग यूनिट के लिए ये अच्छा है कि वो कितने विकेट सेव कर रहे हैं, कितने विकेट वो बचा रहे हैं, ताकि उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है जितना आप टूर्नामेंट में आगे चलते रहते हैं। अगर वही बात करें कि टीम ने अपने विकेट गंवाए कितने हैं, यानी कि खुद के विकेट जो है वो फॉल कितने हुए, उसमें सबसे पुअर रहे हैं मलेशिया, जिन्होंने 17 विकेट अपने गंवा दिए हैं। वहीं सिंगापुर ने 17 विकेट अपने गंवाए, ये 17-17 जी हाँ सेम है, लेकिन रन्स जो है, रन्स के मामले में मलेशिया ने कम रन बनाए थे, तो उन्होंने कम रन बनाने के बावजूद उन्होंने ज़्यादा विकेट खोए हैं, इसलिए मलेशिया अपना लास्ट में है। उसके बाद हम बात करें, सिंगापुर 17, कुवैत 16 विकेट उन्होंने गंवाए, बहरीन ने 16 विकेट गंवाए, हांगकांग ने भी 16 विकेट गंवाए। ये सब रन्स के मामलों में कहीं ना कहीं पीछे है, इसलिए बस रैंकिंग जो है वो ऊपर नीचे है। ओमान जो है वो 12 विकेट उन्होंने गंवाए हैं, अच्छा काम किया है। यूएई ने 10 विकेट गंवाए हैं और नेपाल ने सिर्फ 6 विकेट गंवाए हैं अपने इन 2 मैचेस में, जो कि काबिले तारीफ है, बेहतरीन वर्क कर रहे हैं उनके बैट्समैन। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विकेट्स फॉल में, यानी जिन्होंने टीम से विकेट गंवाए वो सबसे बेहतरीन जो रहा है वो नेपाल का रहा है, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ 6 विकेट अभी तक इस गंवाए हैं अगर हम देखें इन 2 मैचेस में। और सबसे खराब रहा है मलेशिया का, जिन्होंने 17 विकेट अपने गंवा दिए, यानी उनके बैट्समैन की स्टेबिलिटी है वो नजर नहीं आ रही, एक विकेट गिरते ही पूरी की पूरी टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आती है, और यही हाल सिंगापुर का भी कुछ ना कुछ बना हुआ है। तो ये विकेट्स फॉल की बात हो गई। अब एक चीज और है कि बॉलर्स की तरफ से अगर हम देखें तो विकेट्स लिए कितने हैं इन टीमों ने ओपोनेंट टीम्स के, इस लिस्ट में कौन टॉप पे और कौन नीचे है? बिल्कुल, देखिए अगर हम नीचे से ही शुरुआत करें
सबसे जिनकी बुरी हालात है, जिन बॉलिंग यूनिट की इस वक्त, वो है सिंगापुर, जिन्होंने सिर्फ 8 विकेट निकाले हैं अपने ओपोनेंट के 2 मैचेस में। वहीं पर मलेशिया ने 10 विकेट निकाले हैं अपने ओपोनेंट्स के, कुवैत ने 11 विकेट निकाले हैं, यूएई ने 14 विकेट निकाले हैं, और बहरीन ने 15 विकेट निकाले हैं, और ओमान ने 16 विकेट निकाले हैं अपने ओपोनेंट्स के, और वहीं पर नेपाल और हांगकांग ने 18 विकेट निकाले हैं। हांगकांग नंबर 1 पर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रन्स है वो कम कंसीड किए हैं एज़ कम्पेयर टू नेपाल की। अगर हम बात करें, नेपाल यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाता है विकेट्स निकालने के मामले में ओपोनेंट्स के, तो बहुत बेहतरीन कर रहा है नेपाल। अगर हम दोनों में देखेंगे, चाहे बैट्समैन अपना विकेट बचा रहे हों और बॉलर्स सामने वाली टीम का विकेट निकाल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं दोनों में ही आप पोटेंशियली नंबर 1 पे कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हांगकांग ने रन्स कम कंसीड किए, इसलिए वो ऊपर है। लेकिन हांगकांग के लिए विकेट्स लेने के बावजूद भी, यानी इतना क्लियर है कि आप अगर हांगकांग की लिस्ट को देखें तो हांगकांग विकेट्स फॉल में 16 विकेट अपने गंवा चुका है, और विकेट्स लेने में 18 विकेट बोले, सिर्फ 2 का फर्क है। यानी क्लियर है कि बॉलर्स ने हांगकांग के काम अपना किया है, करने की कोशिश की है। कल के मैच के अलावा जहां पर उन्होंने ढेरों एक्स्ट्रा दे दिए विकेट्स लेने के लिहाज में, लेकिन बैटिंग में हांगकांग दोनों ही मैचेस में काफी ज्यादा पुअर लग रहा है। भले वो पहला मैच जीता हो, लेकिन उसके बावजूद भी। तो ये कहीं ना कहीं लिस्ट जो है वो बयान करती है। एंड एट द एंड इस लिस्ट के लिहाज से आप किस टीमों के बारे में कहीं ना कहीं कंसर्न सोच रहे हैं जहां पर सेमीफाइनल में उन्हें दिक्कत हो सकती है? कोई 2 टीम अगर आप पिक करना चाहें। नहीं, जरूर। देखिए, अगर हम देखें इस लिस्ट के लिहाज से, बिल्कुल। अभी देखिए, आप बहरीन को अगर आप देखेंगे, अगर बहरीन देख रहा है सेमीफाइनल और बेहतर करने की तो जरूर ज़रूरत है। देखिए, 16 विकेट खुद के गिरे हैं, खुद की टीम के, और सामने वालों के उन्होंने सिर्फ 15 विकेट निकाले। जी, तो ये समझने वाली बात है। आप सोच कर देखिए, सामने वाली खुद के विकेट ज़्यादा है और वो गिरा कम रहे हैं। तो यहाँ पर बॉलर्स जो है वो बहुत मौका दे रहे हैं सामने वाली टीम को कि आप रन्स करें, आप हम पर ज़्यादा स्कोर करें। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपको विकेट्स निकालने की ज़रूरत है। लेकिन जो बैलेंस बने हुए हैं, वो जैसे नेपाल है, यूएई आपकी है, ओमान है, जो फेवरेट्स लग रहे थे उससे पहले कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में पहुंचने की, यही वो टीमें हैं। बस हाँ, चौथे नंबर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भाग दौड़ ज़रूर है। हांगकांग के बीच, बहरीन के बीच थोड़ा सा कैची बना हुआ है कि आखिर चौथे नंबर पर आएगा कौन। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हाल है इस टूर्नामेंट सो फार की अगर अभी तक बात करें, और फील्डिंग के लिहाज से भी देखें तो ठीक ठाक गया है सारी टीम्स का मिलाकर। कुछ टीम्स की फील्डिंग काफ़ी खराब रही है, कुछ इधर्स नेपाल की तरफ से भी देखने को मिले हैं, कुछ ओमान की तरफ से भी कैचेस छूटे हैं, यूएई ने भी कहीं ना कहीं फील्डिंग्स हुए हैं। तो फील्डिंग्स को और टाइट करने की जरूरत, हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल की, सेमीफाइनल के हिसाब से हम कह रहे हैं, तो फील्डिंग्स को और टाइट करने की जरूरत होगी, ताकि सेमीफाइनल जैसे इवेंट पे, मेन इवेंट पे जहाँ पर एक स्टेप आप दूर रहेंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 से, वहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं होगी गलती की। एक भी गलती करी और आपने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, चलो हो गया तो हो गया, नहीं, वो कोई बात नहीं वाला मामला वहां नहीं चलेगा। क्योंकि अगर एक बार ये मौका चला गया तो 2 साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा उस नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो इतनी आसानी से मौका आता नहीं है। क्योंकि इतना बेहतरीन मौका जो आया है, जहां पर आप एक कदम दूर है, वहां पर आप नहीं चाहेंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये एक कदम दूर वाला मामला अगर हम देखें तो नेपाल के पर्सपेक्टिव से ये हो रखा था। अगर ओमान की पर्सपेक्टिव से पिछले साल, अगर जी हाँ, पिछले साल देखें तो हर दोनों तरफ से हो रखा है, जहां पर यूएई के खिलाफ नेपाल को हार मिली और वो बाहर हो गए, वरना वो कहीं ना कहीं फाइनल में पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होते। तो एक छोटी सी भूल भी मामला सारा खराब कर सकती है। ये ऑलरेडी ओमान और नेपाल ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया हुआ है। तो बाकी यूएई ने अभी T20 वर्ल्ड कप जरूर खेला था, लेकिन डेफिनेटली वो चाहेंगे कि दोबारा से वो क्वालिफाई करें। अब देखना होगा क्या कुछ कर सकते हैं। एसीसी प्रीमियर कप के फाइनल में जो गलतियां उन्होंने दोहराई थी, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे यहाँ पर वापस से दोहराएं। ग्राउंड्स भी लगभग वही है, बस देखना है कि प्रिपरेशन और तैयारी और कितनी ज़्यादा वो इसे कंसिस्टेंट बनाए रख पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। यार एट द एंड आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जरूर। देखिए, यूएई के लिए ज़रूर कहना होगा कि यूएई के बॉलर्स को थोड़ा स्टेप अप करने की ज़रूरत है, बड़े क्योंकि सामने आपके सेमीफाइनल में जो है वो टीमें जो है वो आपके लेवल की आएंगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा बॉलर्स, शायद मोस्ट प्रोबेबली नेपाल ना, बिल्कुल हो सकता है, अभी नहीं कह सकते, लेकिन जी हाँ ज़रूर। तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा बेटर करने की ज़रूरत है यूएई के बॉलर्स। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट सो फार अभी तक की हिस्ट्री थी, जो कि हमने आपके सामने प्रेजेंट की। बाकी सारे अपडेट्स के लिए लगातार डेली के साथ जुड़े रहिए, और कम्युनिटी आप एक बार जाकर चेक करिए, क्योंकि एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के नॉमिनीज आ चुके हैं। जाकर चेक करिए, कमेंट्स में अपनी राय रखिए कि आपके हिसाब से कौन से होने चाहिए, क्योंकि आज इवनिंग में हम कहीं ना कहीं अनाउंस करेंगे कि एसोसिएट प्लेयर ऑफ द मंथ कौन कौन से हैं। आपको हिंट के लिए बता दें, एक नीदरलैंड से है, एक नेपाल से है और एक नामीबिया से। बाय।